नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। योगी सरकार का मिशन रोजगार अभियान जारी। कल मिलेंगे नव चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र। यूपी लोक सेवा आयोग से नव चयनित आबकारी निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र सीएम योगी देंगे। नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र शाम 4 बजे लोक भवन में होगा कार्यक्रम का आयोजन। तो सीएम योगी देंगे नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र। शाम 4 बजे लोक भवन में ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो योगी सरकार का मिशन रोजगार अभियान जारी है। कल मिलेंगे नव चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र। तो यूपी लोक सेवा आयोग से नव चयनित आबकारी निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र सीएम योगी देंगे। नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र। शाम 4 बजे लोक भवन में होगा कार्यक्रम का आयोजन। तो योगी सरकार का मिशन रोजगार अभियान जारी है। कल नव चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। एसके वाजपेयी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, कल नव चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, आपके पास क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, यूपी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो भी पेंडेंसी है, जो विभिन्न वैकेंसीज निकली थी या जो किसी कारण से रुकी हुई थी, कोरोना काल के दौरान भी बहुत सारी प्रक्रियाएं नहीं हो पाई थी, बहुत सारे एग्जाम्स हो गए थे, तो उनको तेजी के साथ पूरा किया जाए, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आबकारी विभाग के जो नवनियुक्त निरीक्षक हैं उनको नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे, जिसमें यूपी लोक सेवा आयोग ने रिजल्ट घोषित किया है। हालांकि इनको अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, जिसका वितरण सीएम योगी आदित्यनाथ खुद करेंगे। जो कल शाम 4 बजे लोक भवन में कार्यक्रम होगा, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार जो लगातार अभियान चला रही है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने की योजना है, खासतौर पर उन युवाओं को। चलिए ठीक है, वाजपेयी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ दौरा। कल स्वर्गीय लालजी टंडन की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। दोनों डिप्टी सीएम स्वतंत्र देव सिंह भी रहेंगे मौजूद। मंत्री ब्रजेश पाठक और आशुतोष टंडन भी होंगे शामिल। मल्टी लेवल पार्किंग हजरतगंज में होगा कार्यक्रम का आयोजन। तो मल्टी लेवल पार्किंग हजरतगंज में होगा कार्यक्रम का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कल लखनऊ दौरा है। स्वर्गीय लालजी टंडन की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस विस्तार के जरिए ब्राह्मणों, ओबीसी और दलित वर्ग को साधने की कोशिश की जा सकती है। साथ ही कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी की जा सकती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल दिल्ली पहुंच चुके हैं। चर्चाओं का दौर जारी है और इस महीने के अंत तक मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें फिर तेज हो गई हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल दिल्ली पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि इन दोनों नेताओं की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात होगी। सूत्रों का कहना है कि कुछ मंत्रियों की छुट्टी होगी तो कुछ के विभाग बदले जाएंगे। मॉनसून सत्र से पहले यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। दरअसल अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले यूपी में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बैठाने की तैयारी है। खबरों की माने तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संघ और केंद्रीय नेतृत्व के बीच सहमति बन चुकी है। जानकारी के मुताबिक जनता के बीच अच्छा संदेश देने के लिए केंद्र सरकार की तर्ज पर खराब छवि वाले और विभाग में बेहतर प्रदर्शन न कर पाने वाले मंत्रियों को हटाया जा सकता है। विभाग में खास परफॉर्मेंस न कर पाने वालों के विभाग भी बदलने को लेकर सहमति बन गई है। विपक्षी दलों के वोट बैंक में सेंधमारी और वोट बैंक को साधे रखने के लिए कुछ नए चेहरों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर चर्चा हुई है। 19 मार्च 2017 को सरकार गठन के बाद 22 अगस्त 2019 को योगी सरकार ने पहला मंत्रिमंडल विस्तार किया था। उस दौरान मंत्रिमंडल में 56 सदस्य थे। कोरोना के चलते 3 मंत्रियों का निधन हो चुका है।
यूपी में कैबिनेट मंत्रियों की अधिकतम संख्या 60 तक हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार में अधिकतम 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं। मौजूदा मंत्रिमंडल में 30 कैबिनेट मंत्री, 9 स्वतंत्र प्रभार मंत्री और 22 राज्य मंत्री हैं, यानी कुल 54 मंत्री हैं। इस हिसाब से 6 मंत्री पद अभी भी खाली हैं। ऐसे में योगी सरकार अगर अपने कैबिनेट से किसी भी मंत्री को नहीं हटाती है तो भी 6 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। चुनावी साल है, इसलिए योगी सरकार कैबिनेट में कुछ नए लोगों को शामिल कर प्रदेश के सियासी समीकरण को साधने का दांव चल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। एक के बाद एक ट्वीट किए गए सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से और निशाना साधा। उन्होंने लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ग्रामीण परिवेश और पिछड़े समाज के अनेक महिला सांसदों को मंत्रिपरिषद में स्थान मिला है, किंतु कल विपक्ष ने उन सभी नवनियुक्त महिला मंत्रियों का सदन में परिचय भी नहीं होने दिया। ये विपक्ष की महिला व वंचित समाज विरोधी मानसिकता का परिचायक है। और पेगासस जासूसी कांड को लेकर सीएम योगी ने आज कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के रवैये पर सवाल उठाए। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष को गरीबों, पिछड़ों और दलितों का मंत्रिमंडल में शामिल होना पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा है कि जासूसी कांड के जरिए देश को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। पेगासस जासूसी कांड पर बोले सीएम योगी, जासूसी कांड विपक्ष की अंतर्राष्ट्रीय साजिश, देश को अस्थिर करने की कोशिश, जनता से माफी मांगे विपक्ष। पेगासस जासूसी कांड पर संसद में हंगामे के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर जमकर बरसे। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस सरकार अपने समय में जिस तरीके से हरकतें करती रही है, आज विपक्ष में रहकर भी उसी मंसूबों के साथ आगे बढ़ रही है। संसद सत्र शुरू होने के ठीक एक दिन पहले जासूसी कांड को योगी ने अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा बताया। ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है कि भारत के संसद सत्र के ठीक पहले, जिस संसद सत्र में किसानों के मुद्दे को लेकर के, कोविड के मुद्दे को लेकर के और देश से जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के सार्थक चर्चा होती, तमाम ऐसे बिल्स थे जिन पर आगे चर्चा बढ़ा करके देश के हितों के लिए, 130 करोड़ लोगों के हितों के लिए कार्य होता, उस पर कार्य संसद में होने देने की बजाय विपक्ष जिस नकारात्मक भूमिका के साथ आया है, ये अत्यंत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण। मुख्यमंत्री ने संसद सत्र में हंगामा करने पर विपक्ष की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि संसद के महत्वपूर्ण सत्र में युवाओं, गरीबों, महिलाओं, किसानों के मुद्दों पर चर्चा करने से बचने के लिए विपक्ष हंगामा कर रहा है। संसद सत्र में कोरोना महामारी और वैक्सीनेशन ड्राइव पर चर्चा होने वाली थी, लेकिन विपक्ष इसके जरिए देश को तोड़ना चाहता है। उन्होंने कहा कि जैसे 2019 में जनता ने इन्हें जवाब दिया, उसी तरह आगे भी जवाब मिलेगा। विपक्ष को आम लोगों से माफी मांगनी चाहिए। जनता से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दों को संसद में न उठने देना, ये आम नागरिक के जीवन के साथ खिलवाड़ है। विपक्ष को इस बात के लिए जनता जनार्दन से और देश से माफी मांगनी चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना काल में मैनेजमेंट को लेकर WHO ने भारत की काफी सराहना की, लेकिन विपक्ष ने पूरी दुनिया में भारत को बदनाम किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब करने और भारत को अस्थिर करने की कोशिश की गई। जाहिर है संसद में हंगामे की गूंज यूपी में भी सुनाई दे रही है और विपक्ष राजनीति को चमकाने में लग गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और वहीं आजम से मुलाकात के बाद अखिलेश का बीजेपी पर हमला। बीजेपी ने आजम खान को झूठे मुकदमों में फंसाया। अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया, कोर्ट से आजम खान को राहत जरूर मिलेगी, जल्द ही आजम खान ठीक होकर बाहर आएंगे। अखिलेश समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसद आजम खान की तबीयत खराब है, उनका इस समय लखनऊ के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मेदांता अस्पताल वो पहुंचे थे। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर उन्होंने आजम खान की तबीयत, उनका हालचाल जाना। तो आजम खान को शिफ्ट कराया गया था। अखिलेश यादव दिल्ली में लोकसभा के सत्र में भाग लेने के लिए गए थे।
सत्र बीच में छोड़कर वो लखनऊ लौटे हैं। आपको बता दें कि आजम खान पर 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जबकि उनके बेटे अब्दुल्ला पर 40 से ज्यादा केस दर्ज हैं। जानकारी के अनुसार अधिकतर मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। अब कुछ मुकदमों में ही जमानत मिलनी बाकी है। दरअसल आजम की तबीयत सोमवार को अचानक बिगड़ गई थी। इसके बाद उन्हें जिला जेल से जिला अस्पताल भेजा गया, जहां से उनको फिर से लखनऊ के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। सीतापुर जिला अस्पताल के डॉक्टर डी लाल ने बताया कि सपा सांसद का ऑक्सीजन लेवल 88 तक पहुंच गया है। मेदांता के डॉक्टर्स और यहाँ के डायरेक्टर से मिलने का मुझे मौका मिला। मैंने आदरणीय आजम खान साहब के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। उन्होंने, जो डॉक्टर्स की टीम ने बताया कि इलाज चल रहा है और वो स्वस्थ हैं और जितना भी अच्छा इलाज हो सकता है वो यहाँ उनको उपलब्ध कराया जाएगा। और हम सब चाहते हैं कि बहुत जल्दी वो स्वस्थ हों। और वहीं हमें ये भी भरोसा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनको झूठे मुकदमों में फंसाया है, जितनी भी परेशानी आ सकती थी उन परेशानी लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में किया है। हमें पूरा भरोसा न्यायालय पर है कि न्यायालय न्याय करेगा और बहुत जल्दी आजम खान साहब हमारे बीच। पेगासस मामले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का निशाना। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए हैं। फोन टेप करके सरकार क्या करना चाहती है। अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया फोन रिकॉर्ड करना दंडनीय अपराध है। अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया पेगासस मामले की जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जासूसी नहीं करानी चाहिए थी। जब जनता ने उन पर भरोसा किया, दिल्ली में बहुमत की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पे, वो भी आप किसी व्यक्ति के, चाहे वो अधिकारी हों, राजनेता हों, पत्रकार हों, उनके फ़ोन रिकॉर्डिंग कर लेना। आखिरकार क्या सरकार जानना चाहती है? जब सरकार खुद इतनी ताकतवर है, फ़ोन रिकॉर्ड कर करके आखिरकार सरकार क्या जानना चाहती थी? इसका जवाब तो देना ही चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने अगर कराया है तो ये दंडनीय अपराध है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहती है कि उनकी जानकारी में नहीं है, तो इससे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा और क्या हो सकता है? राकेश टिकैत से मिले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने गाजीपुर बॉर्डर जाकर की है मुलाकात। दोनों के बीच हुई है एक गोपनीय बैठक के बाद बोले ओम प्रकाश चौटाला, सत्ता गलत हाथों में चली गई है। ये कानून किसान विरोधी कानून है। हरियाणा में विपक्ष मजबूती से किसानों के साथ खड़ा है। साफ लफ्जों में एक बात कह दिया और इसकी डिटेल में जाओगे तो मैं और बता दूं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इसकी अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। अगर किसान खुशहाल है तो देश मालामाल, और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल है। क्या आप ये आज मान के नहीं चल रहे कि खेती करने वाले की हालत सबसे ज्यादा दयनीय है? कानून इस किस्म के बनाए गए हैं जिसकी वजह से किसान की मजदूरी भी खत्म हो गई। और खबर है कानपुर देहात से, जहां पर विकास दुबे के साथी का ऑडियो वायरल हुआ है। ग्राम विकास अधिकारी विपिन त्रिपाठी का ऑडियो वायरल हुआ है। वीडियो ने कबूला विकास दुबे की शरण में कर रहा था नौकरी। ऑडियो में साफ तौर पर कहा है कि सभी अपराधों में है शामिल, जांच पड़ताल हो तो हो सकती है मुझे भी जेल। स्वयं कबूला संदलपुर विकास खंड में तैनात है ग्राम विकास अधिकारी विपिन त्रिपाठी। जांच पड़ताल में हो तो मुझे भी जेल हो सकती है, ये खुद कबूलते हुए अधिकारी साहब नजर आए। ऑडियो जो वायरल हुआ है वो आपको एक बार सुनवाते हैं। वक्त उन्होंने मुकर्रर किया ना वही होगा। विकास दुबे जो मारा गया, इनकाउंटर हुआ, सब हुआ, मैं कितना रोया उसके लिए, कितना रोया मैं, मेरा कितना घनिष्ठ था। हो सकता है अगर मेरी सारी बातें खुल जाएं तो मैं भी जेल पड़ा हूँ। कितना मुझे चाहता था वो इंसान, इतना मेरे इतने घनिष्ठ संबंध थे। जिस दिन ये कांड हुआ उसके 2 दिन पहले मेरी बात बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने उसको यही बात कही थी। मैं विकास भाई हमसे 4-5 साल बड़े, लेकिन विकास ही कहते थे,
भाई हमने कहा अति मत धरो, अरे कर देंगे वो कर देंगे, नहीं कुछ नहीं, ऐसे ऐसे मत बोलो, ये भाषा तक गलत आपकी तरीका है। अपने घर में 1000 लोग खाना खिलाते हो डेली, भाई साहब जितने पुलिस वाले हैं आपके 24 से नहीं कानपुर क्षेत्र के, उसके लंगर चलता पूरा दिन, कम से कम 2-4-500 आदमी पर डे खाना खाने आता पुलिस वाला सब मिला के, लेखपाल हो चाहे सेक्रेटरी हो चाहे पीडी हो चाहे कोई हो, ये हालत हाउस किया। मैं तो उसके घर में किस तरह में रहा हूँ और क्या किया। और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। आज सोशल मीडिया में एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें एक व्यक्ति जिसकी आवाज़ है वो अपने आप को विकास दुबे का साथी बता रहा है और उसके साथ उसके घर में रहने की विवाद स्वीकार की है। इस ऑडियो को की जांच की जा रही है और जांच के बाद जो भी फैक्ट निकल के आएगा तो अकॉर्डिंगली जो है लीगल एक्शन लिया जाएगा। आज सोशल मीडिया में एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें एक व्यक्ति जिसकी आवाज़ है वो अपने आप को विकास दुबे का साथी बता रहा है और खबर है सीतापुर से, जहां पर मामूली विवाद में दबंगों ने मारपीट की। गर्भवती महिला भाई को दबंगों ने पीटा, लाठी डंडों से पीटकर दोनों को घायल किया। पीड़ित ने तहरीर देकर न्याय की मांग की है। खैराबाद थाना क्षेत्र के महादेवपुरवा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मारपीट का ये वीडियो वायरल हुआ है। गर्भवती महिला भाई को दबंगों ने पीटा है। तो मामूली विवाद में दबंगों से मारपीट का ये वीडियो वायरल हुआ है। गर्भवती महिला को पीटा गया और फिर उसके भाई को दबंगों ने पीटा है। बाराबंकी में कड़ी सुरक्षा के बीच ब्लॉक प्रमुख का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। 114 बीडीसी सदस्यों के साथ नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों को शपथ ग्रहण कराया गया। शपथ ग्रहण के बाद नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख रामू गुप्ता का कहना था कि इलाके में स्वास्थ्य शिक्षा पर काम तेजी से किया जाएगा। पहली प्राथमिकता है शिक्षा। जो मैंने गांव-गांव टहला है, जो ये 2 साल बंद रहा है, उसमें जो बच्चे पढ़े थे वो सब भूल गए। तो हम सबसे पहले शिक्षा पे काम करेंगे और कुछ विकास। दूसरा, खेल के मैदानों पे काम करेंगे, जो बच्चे खेले, और विकास हम करेंगे। रोडों को चौड़ा करेंगे, रोड का विकास करेंगे। तीसरा, हॉस्पिटल, उसके लिए हम काम करेंगे। पहली प्राथमिकता है शिक्षा। और वहीं जालौन में भी ब्लॉक प्रमुख ने आज शपथ ग्रहण लिया। जिले के 9 ब्लॉक में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सभी ब्लॉक प्रमुखों को निष्पक्ष काम करने की शपथ दिलाई गई। ये पूरा समारोह कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ किया गया। और वहीं लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क से एक वीडियो सामने आया है। यहाँ एक युवक टाइगर के बहुत ही करीब से वीडियो बनाकर हेलो ब्रदर बोल रहा है। इस पर टाइगर अलग ही अंदाज में रिएक्ट करता है और वो युवक को देखते हुए गर्दन नीचे कर लेता है। आपको बता दें कि दुधवा नेशनल पार्क से सटा तिकुनिया कोतवाली इलाके का मजरा पूरब गांव वही है जिसमें टाइगर अभी तक करीब आधा दर्जन लोगों को अपना शिकार बना चुका है। और उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।